everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss your last chapter of class 12 history book, that is chapter number 12, Framing the Constitution. So again this is a one shot explanation video of this chapter जिसमें हम लोग इस chapter को बहुत ही easy and short तरीके से discuss करेंगे. But if you want the detailed explanation video of this chapter then please check out my description box. या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं. एंड इस चैप्टर के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री बुक के दूसरे चैप्टर्स के भी वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो सारे वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए देन प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले हम लोग आज की इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इस चैप्टर में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फ्रेम किया गया, यानी कि किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया, किस तरीके से बनाया गया. सो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो नाउ अब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया जाता है, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाया जाता है. सो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में फ्रेम किया गया था. सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 years 11 months and 18 days लगा है, यानी कि लगभग 3 साल लगा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. सो हमारी कंट्री में कैसा गवर्नेंस का सिस्टम है, सो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है. इसके अलावा हमारी कंट्री में स्टेट एंड सेंटर का कैसा रिलेशन होता है, हमारे स्टेट के जो मेन ऑर्गन्स है उसका क्या फंक्शन है. सो इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल वे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है. सो इसी वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी सारे बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा फ्रेम किया गया है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सो विद दिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है. नाउ इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आ ट्यूमल्टियस टाइम. सो ट्यूमल्टियस टाइम का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा ट्रबल वाला टाइम, एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम. सो इस टॉपिक में हमें बता रखा है अबाउट द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि खासकर इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1940s का जो डिकेड था, सो उस डिकेड में इंडिया को कौन से मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े. सो सबसे पहले तो 1942 में हमें क्विट इंडिया स्ट्रगल देखने को मिला इंडिया में. सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था. सो इस मूवमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस वगैरह हुआ था. सो 1942 में क्विट इंडिया स्ट्रगल या फिर मूवमेंट होता है. उसके बाद 1940s के डिकेड में ही इंडियन नेशनल आर्मी को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है. एंड इसमें सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा 1946 में हमें बॉम्बे शहर में एंड दूसरे कुछ सिटीज़ में रॉयल इंडियन नेवी में रायोट देखने को मिलता है, दंगे फसाद देखने को मिलता है. फिर 1940s का जो पूरा डिकेड था, सो उस डिकेड में कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में वर्कर्स एंड पीजेंट्स के द्वारा मास प्रोटेस्ट को किया जा रहा था. नेक्स्ट अगस्त 1946 में हमें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स देखने को मिलता है. सो जब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे को कॉल किया गया था, सो उस दिन हमें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स देखने को मिलता है, यानी कि कलकत्ता में हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस होता है एंड काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 में फाइनली इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है, इंडिया फ्री हो जाता है. बट फ्रीडम मिलने के साथ साथ इंडिया का डिवीज़न भी हो जाता है, इंडिया का पार्टीशन भी हो जाता है. सो पार्टीशन का जब अनाउंसमेंट किया गया, सो उस दौरान लोगों का बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा था. पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ रहे थे, इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे. सो उस ट्रांसफ़र के दौरान भी हमें काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिला. सो पार्टीशन के दौरान लगभग मिलियंस ऑफ जो रिफ्यूजीज पीपल थे, सो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव हो रहे थे. सो खासकर इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम पीपल थे वो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में मूव हो रहे थे. एंड पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू एंड जो सिख पीपल थे वो वेस्ट बंगाल में आ रहे थे या फिर पंजाब के ईस्टर्न हाफ में आ रहे थे.
एंड जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के चले गए, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दिया, सो उस दौरान इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, सो प्रिंसली स्टेट का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा, सो इसको भी अच्छी तरीके से डिसाइड नहीं किया गया था, इसको भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। सो अगेन प्रिंसली स्टेट के जो महाराजा थे, सो कुछ कुछ ऐसे महाराजा थे जो कि इंडिपेंडेंट पावर बनना चाह रहे थे, अपने प्रिंसली स्टेट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाह रहे थे। सो 1940s के डिकेड में इंडिया को ये सारे ही मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है, यानी कि बनाया गया है। सो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को किस तरीके से चूज किया गया था। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट नहीं किया गया था, यानी कि इंडिया में रहने वाले सारे ही जो कॉमन सिटीजन्स है, सारे ही जो इंडियन पीपल है, सो उन्होंने डायरेक्टली वोटिंग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं किए थे, बल्कि 1945 एंड 46 के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, सो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे जो इलेक्ट होके आए थे, सो उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया गया था। सो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादातर हमें कांग्रेस के मेंबर्स ही देखने को मिल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस जो पार्टी है वही डोमिनेट कर रहा था। सो मुस्लिम लीग के भी कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूडेड थे, बट फिर बाद में मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया एंड उन्होंने अपने पाकिस्तान की डिमांड को कंटिन्यू किया। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डोमिनेंट वॉइसेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इस टॉपिक में हमें कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में बता रखा है जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया गया था। सो इन टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे। सो 300 मेंबर्स में से ऐसे 6 मेंबर्स थे जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया गया था। सो नाउ अब हम लोग उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहले इंपॉर्टेंट मेंबर है जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया गया था। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बेसिकली वे सारे फंडामेंटल फिलोसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जिसके अकॉर्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है। सो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही पास किया गया था। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और एक रिजोल्यूशन को प्रपोज किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग होगा वो कैसा होगा। सो इस रिजोल्यूशन में ये कहा गया कि हमारे कंट्री का फ्लैग एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर फ्लैग होगा। सो सबसे ऊपर के लेयर में हमें सैफरन कलर देखने को मिलेगा, बीच का लेयर में हमें वाइट कलर देखने को मिलेगा और सबसे नीचे के लेयर में हमें डार्क ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। एंड सेंटर में हमें नेवी ब्लू कलर का एक व्हील देखने को मिलेगा। सो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, सो उसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, उनके रिजोल्यूशन में ही नेशनल फ्लैग को प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा काफ़ी सारे रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट किया गया था। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ही था, बट इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई के द्वारा और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था हमारी कंट्री को यूनाइट करने में। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे, सो उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में ऐड करवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही प्रिंसली स्टेट के रूलर्स के साथ बात की कि इन सारे प्रिंसली स्टेट को आप इंडियन यूनियन के साथ ही मर्ज कर दो। थर्ड इंपॉर्टेंट मेंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट मेंबर है B.R. अम्बेडकर। सो भीमराव अंबेडकर एक लॉयर एंड एक इकोनॉमिस्ट थे। सो भीमराव अंबेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। एंड इंडिपेंडेंस के दौरान B.R. अम्बेडकर यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन करते हैं एज द लॉ मिनिस्टर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट मेंबर है K.M. मुंशी एंड सिक्स इंपॉर्टेंट मेंबर है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो इन 6 मेंबर्स के साथ साथ 2 ऐसे सिविल सर्वेंट्स भी थे जिनके द्वारा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। सो पहले है B.N. राव। सो B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दूसरे है S.N. मुखर्जी। सो S.N. मुखर्जी एक ऐसे सिविल सर्वेंट थे जिनके पास ये एबिलिटी था कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रपोजल को बहुत ही ज़्यादा क्लियर लीगल लैंग्वेज में लिख सकते थे।
सो इन सारे ही मेंबर्स के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो विद दिस हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस टॉपिक में सबसे पहले हमें जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में बता रखा है। सो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये प्रोक्लेम किया जाता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक नेशन बनेगा, यानी कि इंडिया एक फ्री नेशन बनेगा, इंडिया एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री बनेगा, इंडिया एक सॉवरेन नेशन, यानी कि इंडिया अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन को खुद लेगा बिना आउटसाइड फोर्स के कंट्रोल के, और इंडिया एक रिपब्लिक, यानी कि इंडिया में जो कॉमन पीपल है सो वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करेंगे। इंडिया के लोगों के पास ये पावर रहेगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटिंग के द्वारा इलेक्ट करें। सो इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक नेशन बनेगा। साथ ही साथ हमारी कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं सो सारे इंडियन सिटीजन्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम दिया जाएगा। एंड हमारी कंट्री में रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ पीपल, बैकवर्ड, ट्राइबल एंड डिप्रेस पीपल है या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस की पीपल है सो सारे ही लोगों को एडिक्वेट सेफगार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सब कुछ प्रोक्लेम किया। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द विल ऑफ द पीपल। सो इस टॉपिक में सबसे पहले हमें ये बता रखा है कि कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपोज करते थे। एंड इसका रीज़न क्या था? सो पहला रीज़न ये है कि 1946 एंड 47 का जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, जिस टाइम पीरियड के दौरान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो अपने डिलिबरेशंस को कंटिन्यू कर रहा था, अपने डिबेट एंड डिस्कशन को कर रहा था। सो उस दौरान ब्रिटिशर्स इंडिया में ही थे। सो फॉर्मली उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। सो कुछ लीडर्स का ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से फ्री नहीं है। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के दौरान जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया था, सो वो भी उस टाइम पीरियड में जो वाइसरॉय थे एंड लंदन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था सो उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट हो रहा था, काम कर रहा था, वर्क कर रहा था। सो इसी वजह से कुछ लीडर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपोज किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिशर्स का क्रिएशन है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से फ्री नहीं है। सो इसके रिस्पॉन्स में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया कि भले ही ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है सो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, बट इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, सो वो उन सारे लोगों से आता है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, वो हमारी कंट्री के सिटीजन से आता है। सो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया कि भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स है सो उन सारे मेंबर्स को इंडियन लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली ही इलेक्ट किया गया है। सो इसी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपोज नहीं करना चाहिए। सो विद दिस टॉपिक नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, डिफाइनिंग राइट्स। सो इस टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है वो है द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो 27 अगस्त 1947 में एक लीडर थे जिनका नाम था बी पोकर बहादुर, जो कि मद्रास से बिलोंग करते थे। सो उनके द्वारा एक अपील किया गया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू करना चाहिए फॉर द माइनॉरिटीज़। सो पहले भी माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाता था, मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। सो बी पोकर बहादुर के द्वारा ये कहा गया कि इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें अपनी कंट्री में माइनॉरिटीज़ पीपल को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करना चाहिए। बट इसके रिस्पॉन्स में ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट थे सो उनके द्वारा ये कहा गया, उनका मानना ये था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये एक ऐसा मेजर है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जानबूझ के इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के लोगों को डिवाइड करने के लिए। सो काफ़ी सारे लीडर्स जैसे कि आर.वी. जोलेकर, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, बेगम आजाज रसूल एंड इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई सारे मुस्लिम मेंबर्स भी थे जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज कर रहे थे। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वी विल नीड मच मोर देन दिस रिजोल्यूशन। सो इस टॉपिक में सबसे पहले हमें एन.जी. रंगा के बारे में बता रखा है। सो एन.जी. रंगा के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में जो रियल माइनॉरिटीज़ है वो मुस्लिम पीपल नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री में जो पुअर पीपल है, जो डाउन ट्रोडन पीपल है, जिनको सोसाइटी ने हमेशा से ऑप्रेस किया है,
सो ये सारे लोग ही इंडिया के रियल माइनॉरिटीज़ है। सो एनजी रंगा के द्वारा ये कहा गया कि हमें ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे कंडीशंस को भी क्रिएट करना चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स गारंटी किया गया है लोगों के लिए, सो उन सारी राइट्स को कॉमन पीपल इंजॉय कर सके, खासकर जो पुअर पीपल है, जो अप्रेस्ड पीपल है, सो वे सारे लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय करना चाहिए। सो हमें कुछ ऐसे कंडीशन को भी क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट हमें जयपाल सिंह के बारे में बता रखा है। सो जयपाल सिंह एक चीफ ट्राइबल लीडर थे। सो उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा गया कि जो ट्राइबल पीपल है, अगर आप नंबर्स के टर्म में देखो, सो ट्राइबल पीपल एक माइनॉरिटीज़ नहीं है, बट फिर भी ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्शन चाहिए। एंड इसका क्या रीज़न है? सो इसका रीज़न ये है कि शुरुआत से ही खासकर ब्रिटिशर्स के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान ट्राइबल पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट होता था। ट्राइबल पीपल को उन्हीं के रिसोर्सेज से डिप्राइव किया गया है एंड सोसाइटी हमेशा से ट्राइबल पीपल को नेग्लेक्ट करता आ रहा है। ट्राइबल पीपल को बहुत ही ज़्यादा प्रिमेटिव एंड बैकवर्ड कैटेगरी का कंसिडर करता है, मानता है। सो इसी वजह से जयपाल सिंह के द्वारा ये कहा गया कि ट्राइबल पीपल को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ऐसे प्रोविज़न बनाना चाहिए जिसके थ्रू ट्राइबल पीपल को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट हमें डिप्रेस कास्ट के बारे में बता रखा है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो सब्जेक्ट था डिप्रेस कास्ट का या फिर दलित पीपल का, इसको भी काफ़ी लंबे टाइम तक डिबेट किया गया था। सो बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन के बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि सबसे पहले तो हम अपने कंट्री में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स है, सो वो हर एक कास्ट के लिए ओपन रहेंगे। एंड साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी कहा गया कि लोअर कास्ट के जितने भी लोग होंगे, सो उनको लेजिस्लेशन में एंड गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगा, उनके लिए सीट्स को रिजर्व करके रखा जाएगा। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट होता है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4, द पावर्स ऑफ द स्टेट। सो जब इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जाता है, सो इस टॉपिक के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही ज़्यादा डिबेट वगैरह होता है। सो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें कितना ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना चाहिए एंड स्टेट गवर्नमेंट को हमें कितना ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना चाहिए। सो इसके सल्यूशन के लिए ही 3 लिस्ट को प्रिपेयर किया गया। पहला है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट एंड तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। सो सेंट्रल लिस्ट में वे सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किए गए जिन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी मैटर्स आते हैं, सो उन सारे सब्जेक्ट्स को सेंट्रल लिस्ट में डिस्क्राइब किया गया। इन सारे मैटर्स से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकता है। दूसरा है स्टेट लिस्ट। सो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जिन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, सो उन सारे सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट में डिस्क्राइब किया गया। एंड तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। सो वे सारे सब्जेक्ट जिन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजंस को ले सकते हैं, दोनों ही लॉज बना सकते हैं, सो उन सारे सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वी वांट टुडे इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, बालाकृष्ण शर्मा। सो ये सारे जो लीडर्स थे ये एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में थे। ये सारे लीडर्स एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट का डिमांड कर रहे थे। सो ये सारे लीडर्स ये चाहते थे कि हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, सो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना चाहिए एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। सो काफ़ी सारे ऐसे भी लीडर्स थे जो कि इस डिसीजन को अपोज कर रहे थे, जो कि चाह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड ना किया जाए, ज़्यादा पावरफुल ना बनाया जाए। एंड इसमें के संतानम एक प्रोमिनेंट लीडर थे, यानी कि उनके द्वारा इस डिसीजन को अपोज किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। सो उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करेंगे, सो पावर के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, सो सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। सो इसी वजह से कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया गया कि कम से कम सब्जेक्ट्स को यानी कि मैटर्स को सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाए। सो विद दिस 4 टॉपिक भी कंप्लीट होता है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, द लैंग्वेज ऑफ द नेशन।
सो लैंग्वेज का जो इशू था कि किस लैंग्वेज को हमें अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, सो इस इशू के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी मंथ्स तक डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था। सो सबसे पहले तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज के लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज को हमें अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। सो 1930s के डिकेड में ही कांग्रेस के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज सबसे परफेक्ट लैंग्वेज होगा इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। सो हिंदुस्तानी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज का एक ब्लेंड था, एक मिक्सचर था, एंड ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज था। काफ़ी लोगों के द्वारा हिंदुस्तानी लैंग्वेज को बोला जाता था। सो गांधी जी के द्वारा भी ये सोचा गया कि ये जो एक मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, ये जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, सो ये लैंग्वेज हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल को यूनाइट करेगा। ये लैंग्वेज नॉर्थन इंडिया में रहने वाले लोगों को एंड सदर्न इंडिया में रहने वाले लोगों को यूनाइट करेगा। बट जैसे जैसे कम्युनल कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होने लगे, जैसे जैसे हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लगे, सो वैसे वैसे हिंदी लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिला। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट अ प्ली फॉर हिंदी। सो नेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज के लिए भी अपील किया गया कि हिंदी लैंग्वेज को हमें अपनी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। सो एक कांग्रेसमैन थे जिनका नाम था R.V. जोलेकर। सो उनके द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव अपील किया गया कि हिंदी लैंग्वेज को हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की लैंग्वेज के रूप में यूज़ करना चाहिए, यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें हिंदी लैंग्वेज में लिखना चाहिए एंड हिंदी लैंग्वेज को ही हमें अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमें लैंग्वेज कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बता रखा है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था इस बात को डिसाइड करने के लिए कि किस लैंग्वेज को हमें अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। सो इस कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट को रेडी किया गया जिसमें ये कहा गया कि हिंदी लैंग्वेज, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में, सो उसको हम लोग हमारी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, ना कि नेशनल लैंग्वेज। एंड ये जो ट्रांजिशन होगा टू हिंदी, सो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, धीरे धीरे ही हिंदी लैंग्वेज में हर एक चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो शुरुआत के 15 सालों तक हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू किया जाएगा हर एक ऑफिशियल वर्क में। एंड साथ ही साथ हर एक प्रोविंस को ये अलाउ किया गया कि आप अपने प्रोविंस के किसी भी रीजनल लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंस। आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वर्क को करने के लिए किसी भी एक रीजनल लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से लैंग्वेज के इशू को सॉल्व किया गया। सो हिंदी लैंग्वेज हमारी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज। नाउ इस चैप्टर के कंक्लूजन में हमें ये बता रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक सेंट्रल फीचर है वो है ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू एवरी एडल्ट इंडियन। सो हमें हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखने को मिलता है, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी एडल्ट पीपल है जो कि 18 ईयर्स प्लस है, सो सारे ही लोगों को वोटिंग राइट्स मिला है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सेक्युलरिज्म, यानी कि हमारी कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नेशनल रिलीजन नहीं बनाया गया है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बल्कि हर एक रिलीजन को इक्वल कंसिडर किया जाता है। एंड इसके अलावा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोवाइड किया है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, cultural and educational right in Article 29 and 30, and right to equality in Article 14, 16 and 17. सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है एंड साथ ही साथ आपका क्लास 12 हिस्ट्री का सिलेबस भी। सो आई होप कि आपको इस चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको इस चैप्टर का या फिर क्लास 12 हिस्ट्री के दूसरे किसी चैप्टर्स का वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, देन प्लीज़ वंस चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सारे वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन वीडियो, अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाला वीडियोस देखना है, सो सारी वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज़ इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि अगर आप अपने एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना चाहते हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जैसे ही मैं कुछ भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इफ़ यू प्रेस द बेल आइकन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड 12 कंप्लीट होने के बाद मेरे चैनल को आप अपने जूनियर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। एंड येस, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो नाउ बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल।